क्लासेस मैं आपका पीडी क्लास में स्वागत करता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं हम कंटिन्यू अपनी हिस्ट्री की जो मेडिवल हिस्ट्री हम कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। और अभी तक हम लोग एटलीस्ट 4 और 5 वीडियोस देख चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट मिड ऑफ वे है और कर लिया है। और अभी तक एटलीस्ट हमने क्या क्या कर लिया है, हम लोगों ने स्लैब डायनेस्टी देख ली है हम लोगों ने, और हम लोगों ने खिलजी देख लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी तुगलक डायनेस्टी। यहाँ हम लोग लेके आए हैं तुगलक डायनेस्टी। तो एक वीडियोस में एक जो डायनेस्टी रहेंगी, फिर इसके बाद कंप्लीटली हम पढ़ते जाएंगे सो ऑन। तो ज्यादा नहीं रहने वाले वीडियोस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज्योर किया था, इतना ही रहेगा। ये शॉर्ट नोट में रहने वाला है, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। आपको इतना माइंड रखना है, ओके। सो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने कहानी खत्म की थी जो हमारी खिलजी डायनेस्टी थी। तो जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी उसका मोस्ट पावरफुल रूलर था। तो उसने सारी कंप्लीट यहाँ तक कि हमने देखा था, उसने इतना सारा टैक्स लगा दिया था कि लोगों के ऊपर उन्होंने चरी टैक्स लगाया था, ग्रही टैक्स लगाया था, मैरिज टैक्स लगा दिया था। उससे बिना पूछे मैरिज नहीं कर सकते थे। टैक्स हर चीज पे वो बोलता था कि फालतू फिजूल खर्ची नहीं करनी है। तो ऐसे करके उसने करा था। फिर लास्ट वाली जो हमारे जो किंग थे खुसरो शाह खिलजी, इसके बाद जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर हमारे तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से 1414 तक रही। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारी खिलजी डायनेस्टी कहां तक रही थी, हमारी 1320 तक। और यहां से स्टार्ट हो जाती है हमारी क्या, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी मैं बता दूं ये सबसे ज्यादा रही है मूड, इट इज ए मूड। सो यू हैव टू बी माइंडेड कि तुगलक डायनेस्टी सबसे ज्यादा रही है और खिलजी डायनेस्टी सबसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रही दिल्ली सल्तनत में। आपको इतना याद रखना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा जो है तुगलक डायनेस्टी। यहाँ पर देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, सो ही इज द ओनली वन एंड दैट इज नेम गयासुद्दीन तुगलक हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। माइंडेड। अब बात स्टार्ट करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इनका स्टार्ट करें, ये बैठे थे हमारे 1320 से 1325, केवल 5 साल बैठे थे। आपको याद रखना है, ज्यादा याद नहीं करना है, बस इतना ही। तो तुगलक ने ही जो खुसरो शाह खिलजी थे उनको मार दिया था। उसके बाद टाइटल की अगर बात करूं तो इनको गाजी का टाइटल लिया। देखो गाजी किसको बोलते हैं, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। गाजी मीन्स टू से हु कंक्योर इन द फील्ड, कंक्यूरर इन द फील्ड। कहने का मतलब जो कंक्यूरर विजेता होता है, कंक्यूरर जो होता है विजेता, तो उसको बोलते हैं गाजी, कहते हैं गाजी। ठीक है, मैदान का गाजी। तो मैदान में जो जीता है, जो सामने वाले की सेना को परास्त करता है, किंग को मारता है, उसको गाजी बोलते हैं। उर्दू वर्ड है ये, याद रखना। फिर फर्स्ट सुल्तान स्टार्ट इरिगेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड फॉर्म कैनाल वेल्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये हाईलाइट करना है कि हु वाज द, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु वाज द किंग, who was the king that start the irrigation first time in Delhi Sultanate. So he is the only one that is named हमारा जो था गयासुद्दीन तुगलक। माइंड सॉरी। बिल्ड द फोर्ट तुगलकाबाद नियर दिल्ली। तुगलकाबाद इनने दिल्ली में बनाया था। तो आपको ये इंपोर्टेंट याद रखना है सबसे पहले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओके। तो ठीक है, अब देखेंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने देखा जी गाजी कहलाते हैं। फिर क्या हमारे सुल्तान इरिगेशन पहली बार स्टार्ट किया था, माइंडेड, सबसे पहले आपको याद रखना है। फिर आगे देखेंगे। और इनने क्या किया था, बिल्ड द फोर्ट तुगलकाबाद नियर दिल्ली। दिल्ली के जो के पास जो तुगलकाबाद फोर्ट है, किला है, उसको बनाया था। याद रखना कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है, देखो इतना ही है, इसलिए में ज्यादा कुछ नहीं, आपको केवल उनकी जानकारी, बेसिक नॉलेज रखना है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन सकते हैं। फिर आगे 29 टाइम अटैक मंगोल्स। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा अटैक किसके टाइम पे हुए, तो ऐसा तो नहीं कह सकते हम, बट इनके टाइम पे 29 टाइम अटैक हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर। ठीक है, आगे कह सकते हैं हम लोग स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड पोस्ट सिस्टम। पोस्ट सिस्टम जो कहलाते हैं हम लोग, डाक वगैरह जो होता है हमारा, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही स्टार्ट कराए थे। आप लोगों को इतनी बात रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इन्होंने क्या है, इरिगेशन सबसे पहले स्टार्ट कराया था। सो क्वेश्चन आपसे पूछा, क्योंकि ये हमारे एसएससी वगैरह में और सीडीएस में ये काफी क्वेश्चंस पूछा गया है, एनडीए वगैरह में। तो आपको ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठते हैं कब से कब तक, 1325 से 1351। ठीक है, 25 ईयर्स बैठते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, टाइटल दिए जाते हैं कुछ, एजुकेटेड फूल, जोना खां और उलूग खां। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में द ओनली वन इज एजुकेटेड पर्सन इज ओनली द मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इसको एजुकेटेड फूल क्यों कहा गया है आगे बताऊंगा मैं आपको। जोना खां उलूग खां का टाइटल दिया है, याद रखना आपको।
ट्रेवलर थे, इब्न बतूता इनके टाइम पे आए थे, जो मोरक्को के थे, जिन्होंने बुक रहला में बताया था इनकी सारी स्टोरीज जो है, उनने क्या क्या किए थे एक्सपेरिमेंट्स, जो सारे आपको इसमें याद रखने हैं, इसमें बताए गए। देखो भाई, जो था हमारे मोहम्मद बिन तुगलक था, ऐसा नहीं है कि मतलब एजुकेट इतना होने के बाद वो, देखिए आयतें इतनी अच्छी उर्दू की जो होती हैं, आयतें इतनी अच्छी लिखता था वो, सबसे बेहतरीन आयतें लिखता था, सबसे अच्छा पढ़ा हुआ था। बट एक प्रॉब्लम थी, उसने हर चीज पढ़ी हुई थी, हर सब्जेक्ट पढ़ा था, बस उसको एक फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं था, ज्योग्राफी का अगर नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हो गई इसको। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। सब इतना मतलब कह सकते हैं हम लोग लिबरल था कि ये पार्टिसिपेट करता था, होली, दशहरा, दिवाली जो होते हैं, हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, अदर नॉन मुस्लिम के त्यौहार होते हैं, सब में पार्टिसिपेट करता था, बहुत ये लिबरल टाइप का था। आगे देखेंगे, इसके 3 मेजर साउथ किंगडम इमर्ज करके आई, निकले के आई, कहने का मतलब है इमर्ज मतलब क्या, निकल के आई इन्हीं के टाइम पे। विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर और मदुरई। ठीक है, मदुराई, मदुराई है, मदुरई नहीं, मदुराई है, इसको याद रखना, मदुराई। ओके, तो ये 3 थे, विजयनगर, बहमनी और मदुराई। तो जो इनके टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे निकल के आए, रीजन था उसका बताऊंगा आगे। फिर ये बुद्ध मॉन्क थे जिनका नाम था जॉन प्रभा सूरी, इनके कोर्ट में आए थे। ठीक है, कोर्ट मैंने क्यों लिखा है, जॉन प्रभा सूरी थे जो बुद्ध मॉन्क थे, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आए थे। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो इन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, द मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसकी वजह से इनको क्या हुआ, कह सकते हैं ये भाग इनका साथ नहीं दिया, लक शायद इनके साथ नहीं था, बट इन्होंने कोशिश किया था बेस्ट अपनी एजुकेशन के हिसाब से, इन्होंने ट्राई किया था कि मैं अपनी कुछ गवर्नमेंट जो मेरी है, जो मैं चला रहा हूँ, उसमें कुछ न्यू चेंजेस लाऊं। बट वो बात अलग है कि सक्सेस नहीं हुआ, बट इसने कोशिश किया था, इसके वजह से ही इसको क्या एजुकेटेड फूल का टाइटल वगैरह काफी सारे दे दिए गए। सबसे पहले इसने 5 एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, ध्यान रखना, 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से ये ज्यादा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादा। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया था टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट 1329 में। अब टोकन करेंसी ये एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें टोकन करेंसी का मतलब क्या है, इसने कॉइन्स चलाए थे, याद रखना, स्टार्टेड कॉइन्स, किसके, कॉपर के एंड ब्रास के, कॉपर ब्रास के कॉइन चलाए थे, जो को रिप्लेस किया था, इसने रिप्लेस किया था, रिप्लेस किसकी जगह लगाया था, किसकी जगह, गोल्ड और सिल्वर की जगह, याद रखना, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो गोल्ड और सिल्वर की जगह ये क्या लाया, कॉपर और ब्रास के कॉइन्स लाया। अब रीजन क्या था, ध्यान से सुनना, यही 5 इंपोर्टेंट उसके एक्सपेरिमेंट हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा जाना जाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या लाया, आपको याद रखना है, टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट। टोकन करेंसी का मतलब इसने क्या किया था, देखो जितनी भी सारी दिल्ली सल्तनत थी वहां पे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन चलता था, तो इसने ऐसा सोचा कि गोल्ड करेंसी और हमारी सिल्वर जो करेंसी है, इस पे डिपेंडेंसी कम हो, जितने भी सारे हमारे कहने का मतलब जितनी भी सारी आवाम है और जितने भी हमारे लोग हैं, तो ज्यादातर अपना प्रीसियस मेटल है, इस पे डिपेंडेंसी कम हो, तो इसने स्टार्ट किया किसके, कॉपर और ब्रास कॉइन। कॉपर ब्रास कॉइन, इसके पर्पज ये था कि ज्यादा सर्कुलेशन हो कॉइन्स का, और कॉइन्स ज्यादा होगी क्योंकि देखो ये प्रीसियस मेटल इतना ज्यादा नहीं होगा, तो हर ये चाहता था हर किसी के पास पैसा हो। ठीक है, तो इसका ये पर्पज था, तो इसने क्या किया, गोल्ड कॉइन को जब्त करने की कोशिश किया था और ये सर्कुलेशन में लाया था। तो लोगों ने क्या किया, बट इसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो गया। लोगों ने क्या किया, कॉपर और ब्रास को तो ले लिया, रनिंग में कर लिया, सर्कुलेशन में लाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, चोरी चोरी चुपके चुपके जितने सारे लोग थे उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को रख लिया। इनको मालूम था कि लोगों को ये प्रीसियस मेटल, तो इनको हमें गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाना है, तो गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, तो वहां देखा गया गवर्नमेंट ने जितना सारा पैसा था कॉपर और ब्रास के कॉइन में लगा दिए थे बनाने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट इसका एक फेल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन इनके पास नहीं पहुंचे थे गवर्नमेंट के पास, और इनका जो खजाना था वो खाली हो चुका था कॉपर और ब्रास बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट ये हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, तो आराम से ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनोगे जब भी आपको समझ में आएगा, और नोट अच्छे से बनाना प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं लिखा रहा हूँ, शॉर्ट नोट ही है, कोई लेंथी नहीं, केवल 5-6 पॉइंट लिखाता हूँ हर एक जितना भी रूलर है, तो आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे सिफ्थ कैपिटल। कैपिटल को इसने चेंज किया अपना, यहां मैं लिख दे रहा हूँ सिफ्थिंग कैपिटल, देखो यहाँ पे लिख लो। कैपिटल को इसने कहा, पहले कैपिटल हमारी कहाँ थी, नॉन प्रेजेंट में दिल्ली थी, और इसने चेंज किया दिल्ली से टू दौलताबाद, दौलताबाद, दिल्ली टू दौलताबाद, जो अभी प्रेजेंट के महाराष्ट्र में है। रीजन क्या था इसका, रीजन था क्योंकि आपको मालूम है महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के नीचे पार्ट में है ये, साउथ पार्ट में जो हमारा ये दौलताबाद, तो रीजन इसका ये था, ये सोचता था कि हमारा जो दिल्ली है, अगर मैं देखो इंडिया का मैप बनाऊं, इंडिया का हमारा मैप अगर इस टाइप से होगा,
ठीक है, इस टाइप से। तो आपको मालूम है दिल्ली कहाँ था हमारा, यहाँ सेंटर में, अगर ऐसे और देख लेंगे या तो दिल्ली हमारा यहाँ पर है। तो इसको ये लगा था कि हम मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ वाले पार्ट पे तो कंट्रोल कर ले रहा हूँ बट साउथ वाले पार्ट पे कंट्रोलेशन नहीं आया। तो साउथ वाले पार्ट पे कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र हमारा यहाँ पे हमारा दौलताबाद है, ये यहाँ आना चाहता। तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में सबसे पहले याद रखना, इसने थोड़ा सा यही सी गलती कर दी थी। क्या रीजन था, अब पूरी कैपिटल करने में इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, जैसा कि मैंने बताया। तो आपको याद रखना है कि कैपिटल जो इनने ट्रांसफर की थी दिल्ली से हमारी दौलताबाद, ठीक है, दिल्ली से जो दौलताबाद किया था, रीजन क्या था, यहाँ से यहाँ तक आने में इनको 2 मंथ और 3 मंथ का एटलीस्ट टाइम लग गया था। अब जब यहाँ से ये आए तो रास्ते में बहुत सारे लोग इनको मिले, बहुत सारे ऐसे ऊंचे बारिश भी हुई, ऐसा कहने का मतलब है, ऐसा बताते हैं, और धूप भी ज्यादा पड़ी, और कहने का मतलब क्या, और यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, वो काफी सारे लुटेरे मिले, तो काफी लूटापाट भी हो गई। तो काफी लोग तो यहाँ से मर भी गए। चलते कितना चलेंगे यार भाई, यहाँ से आपको मालूम दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक की कितनी दूरी है दौलताबाद की। तो इतना प्रॉब्लम हुआ इनको। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे आते हुआ ये, तो यहाँ पर रहे कितने, 2 ईयर। 2 ईयर रहने के बाद इनको पता चला कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है सुटेबल नहीं हो रहा है इनको। यहाँ का वाटर अलग है, पानी अलग है, हवा अलग है, तो इनको सूटेबल नहीं हुआ। वहाँ की जितनी सारी प्रजा थी और इनकी जितने सारे लोग थे, तो ये फिर से 2 ईयर के बाद वापस रिटर्न हुए। 2 ईयर के बाद जैसे ही रिटर्न हुए, तो अब वहां की जो जितनी सारी जनता थी, जितने सारे इनके लोग थे, तो वो परेशान हुए। बोले किंग कर क्या रहा है, कभी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, हमें कभी ऐसे चलाए हुए फालतू का कोई मतलब ही नहीं है जाने का यहाँ से वहां। तो ऐसे करके ये भी जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे ट्रेजर भी खाली हुआ इनका, और लोगों का विश्वास भी इन पे उठ गया। बात समझ में आई। तो फिर अगला है हमारा थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट। तो ये भी एक्सपेरिमेंट गया रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट, जिसमें तकाबी लोन दिया गया था। तकाबी लोन में क्या था, ये एग्रीकल्चर लोन था, याद रखना पहले तो, एग्रीकल्चरल लोन। एग्रीकल्चर लोन था, किस टाइप का लोन था मैं आपको बता दूं। ये क्या हुआ था, इन्होंने अच्छे पर्पज से किया था कि जितने सारे फार्मर्स हैं उनको क्या किया जाए, जो इनको एक लोन दिया जाए। तो जिसका लोन का नाम था तकाबी लोन, और ये फ्री बिल्कुल ऑफ कॉस्ट था। कहने का मतलब इसमें इरिगेशन से लेके पूरा बीज अनाज से लेके जो भी इनका है, और पानी लगाने से जो भी है, खेती में जो भी होता है, तो इनको सबको फ्री दिया गया। ठीक है, तो इसमें खूब सारा पैसा दिया गया, खूब सारा खजानों से पैसा निकाला गया और फार्मर को दिया गया। बट हुआ क्या था, क्लाइमेटीज ऐसा आ गया था वहां पे, ऐसा थोड़ा सा मौसम बना, मानसूनल सीजन है हमारे इंडिया का, मानसून नहीं आया इस बार। तो इससे मानसून नहीं आया, इनकी क्या हुई, बहुत ज्यादा फसल बेकार हो गई। और जब फसल बेकार हुई तो सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद क्या हुआ, ये जितना सारा फसल हुई थी उतनी नहीं हुई, जिससे क्या हुआ, वो तकावी जो लोन था बिल्कुल वो रिटर्न ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, दे पाए ना, कुछ मांगा तो नहीं था, बट उनने कि उनका ये पर्पज था कि अच्छे लोन हो, अगर इनके पास अच्छा, फार्मर्स के पास अनाज होगा या जो फसल अच्छी होगी तो वो हमें भी रिटर्न कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेकार हो गई। इससे क्या हुआ, जो ट्रेजर था इनका वो भी खाली हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम हुई, ये भी एक्सपेरिमेंट का फेल हुआ। तो कहने का मतलब है नेचर ने भी उनका साथ नहीं दिया, ऐसा कह सकते हो आप। नेक्स्ट था कराचल या फिर फोर्स्ड लेबर सिस्टम। ये क्या था, ये फोर्स्ड लेबर सिस्टम मैं बताऊं आपको, ये एक ऐसा टाइप का सिस्टम था, इस टाइप का सिस्टम था कि इन्होंने ये सोचा था कि जितने सारे लेबर है, हमारी लेबर है, तो लेबर को क्या करना चाहिए कि ये कम कॉस्ट में और ये वर्क ज्यादा करें। कहने का मतलब ये प्रोडक्शन ज्यादा हो और इनको वर्क जो कॉस्ट है वो कम दिया जाए। तो इन्होंने ऐसा सोचा था और ऐसा किया भी इनने। तो जैसे कि रोड बनवाना, कैनाल्स बनवाना और इरिगेशन करवाना, तो ये कम पैसे में ज्यादा करवाना चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो फार्मर है तो उनको कम लो कॉस्ट में ज्यादा और ज्यादा इनको प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा सोचते थे, बट ऐसा नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ, आर्टिसन थे जो फार्मर, जो वर्कर फार्मर थे, उनको भी प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने कहा अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो फिर वैल्यू नहीं रहेगी, हमें कॉस्ट नहीं मिलेगा, हमारा तो पूरा जीवन यापन यही है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट का फेल हुआ। नेक्स्ट लास्ट था हमारा दोआब लैंड रेवेन्यू। ये क्या था, देखो दोआब क्या होता है पहले तो आपको ये समझना होगा। दोआब क्या होता है मैं समझा दूं आपको। ये हमारा इंडिया है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, इंडिया का ये मैप बना हुआ है, थोड़ा सा नक्शा मैं आपको मिटा के बता दूं। यहाँ पर ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी गंगा है रिवर, और यहाँ पे हमारी यमुना रिवर, ये वाई से यमुना, जी से गंगा। जो कोई भी दो रिवर हो, कोई भी दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसको दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोआब। क्या बोलते हैं, दोआब। ठीक है, तो याद रखना, मैंने मिटा दिया। दोआब था। तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल वाला एरिया था, आपको मालूम होगा, क्योंकि गंगा यमुना के बीच के सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया था। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे जो एरिया थे दो रिवरों के बीच में, वहां पे टैक्स बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। और इन्होंने कहा क्योंकि आप लोगों की फसलें ज्यादा होती हैं तो आप क्या करोगे, हमें टैक्स दो। तो ये भी सिस्टम इनका फेल हुआ, क्योंकि वहां की जनता जो थी अपोज कर दी। बोले ऐसा क्यों, बोले जो करें तो सब फार्मर जितने उन सब फार्मरों पे एक टैक्स लगाओ, हमें क्यों इतना ले रहा। तो ये भी एक्सपेरिमेंट का फेल हुआ। ऐसे करके इन सारे एक्सपेरिमेंट से
बदायूं के एक राइटर हुआ करते थे, तो बदायूं के एक राइटर ने इनसे कहा था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई थी तो ऐसा कहा गया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ऐसा क्यों कहा था, रीजन था उसका, जैसा कि मैंने बताया था, ये परेशान हो गई थी जनता इससे। देखो इनके टाइम पे मंगोल का अटैक हुए थे, अच्छे खासा डिफेंड किया था, अच्छे वेल फाइटर थे और लड़ाके थे अच्छे, इन्होंने हर चीज किया। बट क्या करें, इनका किस्मत साथ नहीं दिया, या ज्यादा ही, या फिर कह सकते हैं कुछ इनने करने का कोशिश किया, अहेड ऑफ टाइम कह सकते हैं हम, तो इसका वर्क नहीं किया, एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुए, तो रीजन था। ठीक है, उन्होंने कोशिश किया। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आप लोगों ने देखे यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद है जो फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक रहे। इनकी इज द नोबल आर्मी और थियोलॉजी, याद रखना ये थोड़ी सी हल्का कह सकते हैं कट्टरवादी थे। कैसे कट्टरवादी थे, ये नोबल्स की ज्यादा मानते थे जो अमीर होते थे, और आर्मी भी बहुत इनके टाइम पे बड़ी, और थियोलॉजी मतलब धर्म विचारक, जो धर्म पे विश्वास करने वाले हैं, तो ये भी इनके टाइम पे बहुत बड़े। तो यानी कहने का मतलब है इनके टाइम पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा कह सकते हो धर्म विरोधी, धर्म वाली चीजें आ गई, ठीक है, मुस्लिम वाली चीजें। यहाँ पे एकता सिस्टम नाउ मेड हेरिडेटरी। देखो एकता सिस्टम जो था, पता क्या था एकता सिस्टम, मैंने पहले ही बताया था। कहने का मतलब मान लो एक एक किंग है, एक मान लो कोई सेनापति एक, तो इसके अंडर में एटलीस्ट काफी सारे सैनिक हुआ करते थे। ये एकता एकता को बोलता था, एकता एकता एकता। एकता कौन कहलाता है, इक्तादार कहलाता है। इक्तादार, इक्तादार कौन कहलाता है, उसके अंडर 500 से ज्यादा, कभी कभी दूसरे एकता जो होते थे, ऐसे बढ़ता गया एकता सिस्टम। पहले शुरुआत में एकता में ऐसे 50-60 लोग आते थे, फिर इसके 500 बढ़ाए, फिर 1000 बढ़ाए, तो ऐसे करके एकता बढ़ाते गए, ये इक्तादार कहलाता था। तो एकता एक कहने का मतलब एक पोस्ट थी जो एक पर्सन के अंडर काफी सारे सैनिक हुआ करते थे। तो यहाँ पे बहुत सारा एकता सिस्टम बना दिया गया, और अब ऐसा कह दिया गया था कि इक्तादार का बेटा इक्तादार बनेगा। तो यहाँ पे अब सोचो कितने सारे जब इक्ता बढ़ जाएंगे, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो जब उनके कहने का मतलब अगर मान लो एक राज्य में 500 इक्तादार हो गए, 500 इक्तादार है, तो एक इक्तादार के अंदर कितने हैं, 1000 सैनिक हैं, तो उन सभी के अंदर कितने हुए। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे इक्तादार जब बढ़ गए और उनको हेरिडेटरी बना दिया गया, तो प्रॉब्लम होने क्रिएट हो गई, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो आपस में लड़ेंगे, राजा पे ही अटैक करेंगे, तो ऐसा होना लाजमी था, और आगे जाके इसका रिजल्ट बैड भी मिलेगा, आगे देखेंगे हम लोग। फिर आगे मेड जजिया सेपरेट टैक्स, इन्होंने सेपरेट टैक्स जजिया को कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इट इज बॉल्ड पेंटिंग, मैंने कहा था, क्योंकि धर्म इस्लाम धर्म में ऐसा कहा जाता है कि पेंटिंग बनाना, और ऐसा कहते हैं, इनकी थियोलॉजी थी, और मूर्ति बनाना जो था ये सही नहीं था, तो इसलिए इनने जो जितने भी सारे इनकी जो महल था, महल से सारी की सारी बॉल पेंटिंग जो थी हटा दी गई। ठीक है, अब इसके टाइम पे जो थे, इनके टाइम पे काफी सारे डिपार्टमेंट थे, याद रखना, ये ऐसा नहीं कि थोड़े कट्टरीवादी टाइप के थे, अच्छे भी थे, इन्होंने काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी बनवाए थे, जैसे कि दीवाने खैरत। दीवाने खैरत था, ये मैरिज डिपार्टमेंट था, सॉरी मैरिज पुअर गर्ल। यहाँ पे क्या होता, ऐसा ये डिपार्टमेंट था जहाँ पे जो गरीब लड़कियां होती थी उनकी शादी किया करते थे, कोई मैटर नहीं है, हिंदू की हो मुस्लिम की हो, ये सबकी शादियां करते थे। दूसरा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसमें क्या करते थे, मैरिज ब्यूरो था ये पूरा, तो ये लेखा देखा रखते थे किसकी शादी करानी है किसकी नहीं करानी, तो यहाँ पे भी ये ध्यान दिया करते थे। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान सबसे ज्यादा अगर बात करें कि किसी के टाइम पे सिलेक्ट है, देखो पूरी डायनेस्टी हमारी पता क्या है, दिल्ली सल्तनत क्या थी, ये कह सकते हो आप गुलामों से ही बनी थी, तो इनके टाइम पे स्लैब बहुत मिलते थे। इनके टाइम पे जो स्लैब थे 1.8 लाख स्लैब थे, ऐसा कहा जाता है। तो ठीक है, याद रखना है, स्लैब इनके टाइम पे बहुत थे। एक और डिपार्टमेंट चला है जिसका नाम दारुल सिफा। दारुल सिफा एक हॉस्पिटल था, इनके टाइम पे देखो हॉस्पिटल भी मिलता है, तो ऐसे करके कुछ इनके टाइम पे डिपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, तो क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ लेगा, दीवान खैरात क्या है, दीवान बंदगान क्या है, दारुल सिफा क्या है, ये वर्ड याद रखना है आपको। ठीक है, इनके टाइम पे दो कॉइन चले थे, इसका नाम था अधा और विश। अधा जो था 50% इसमें जित्तल था। जित्तल क्या होता है, कॉपर, कॉपर के कॉइन थे, तो उसमें 50% कॉपर था, माइंडेड आपको याद रखना ये वाला। फिर बिस जो था उसमें 23% कॉपर था। तो ये चीजें आपको याद रखनी थोड़ी सी, तो ये इंपॉर्टेंट है कॉइन्स वाला, जैसे मैंने बताया, तो आपको जो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, आपको याद ही रखना है। ठीक है, बात आगे देखिए। बंगाल बिकम फ्री फ्रॉम कंट्रोल, इस टाइम पे जो था बंगाल जो था इनके टाइम पे फ्री हो गया था। अब देखो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू होगा, यहाँ से बंगाल अब फ्री हुआ, अब दूसरा जितने स्टेट थे इनसे अंडर कंट्रोल से हटते जाएंगे। टैक्स इनके टाइम पे 4 टैक्स करते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला खराज, खम्स, जजिया और जक़ात, ये 4 टैक्स थे। खराज जो टैक्स था वो लैंड टैक्स था,
कहने का मतलब लैंड से दिया जाएगा, तो ये लैंड टैक्स था, याद रखना, खराज टैक्स। खम्स जो था वो वन बाई लूटेड प्रॉपर्टी थी। कहने का मतलब अगर कोई सैनिक कोई भी जाके इक़्तिदार है जो अगर लूट के लाया कुछ, तो उसको 1/5 यानी 5 में से 1/3 हिस्सा क्या करना है, गवर्नमेंट को देना होगा। तो ये खम्स था। जजिया मालूम है नॉन मुस्लिम से लिया करते थे, और फिर जकात रिलीजियस टैक्स जो मुस्लिम दिया करते थे 2.5% टू 1/2। ठीक है, ओके। तो इन्होंने एक और चलाया था सर्व, सर्व इरिगेशन टैक्स था, ये फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन टैक्स लगाया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इक्तादार इक्ता सिस्टम समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। और जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे ये याद रखने हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट सारे याद रखनी है, ठीक है, पॉइंट्स याद रखनी है, और टैक्स जो चलाए जो टैक्स चलाए थे, हाँ, ये टैक्स याद रखनी है। लास्ट में फिर इनके बाद आते हैं जो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के बाद जो थे नसीरुद्दीन शाह मोहम्मद। तो नसीरुद्दीन शाह मोहम्मद 1390 से 1398 तक रहे। ये बेचारा बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था इसके टाइम पे। क्या था, इन सभी ने तो मजा किए, लेकिन इसके टाइम पे क्या हुआ, लास्ट रूलर था, पहले तो याद रखना है, तैमूर का इन्वेशन हुआ था, अटैक, जो कितने में, 1398 में। और तैमूर लंगी जो था, इसने ताजिया सिस्टम इंडिया में स्टार्ट कराया था। ताजिया सिस्टम, फर्स्ट ताजिया बनवाया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो ताजिया था इसने ही बनवाया था, जो इनका नाम था तैमूर लंग। 1398 में जब जब दिल्ली पे इन्होंने अटैक किया था, तो कहते थे सबसे खतरनाक तैमूर लंग था, और खून जो था दिल्ली की सड़कों पे बह रहा था। इतना ज्यादा ये कैसा था, इतना ज्यादा ये क्या बहसी टाइप का था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तैमूर लंग जो था बहुत ज्यादा इसने क्या किया, अत्याचार किया, कत्लेआम किया। तो नसीरुद्दीन शाह जो था इनको अटैक नहीं रोक पाया, और जिससे क्या हुआ, नसीरुद्दीन शाह फिर इनकी कंट्रोल में रहे। फिर इसके बाद एंड तुगलक डायनेस्टी एम्पायर जो है 1412 तक। तो कहने का मतलब देखो, नसीरुद्दीन शाह जो था अच्छे से इसने राज 98 तक किया था, जब तक इसका तैमूर लंग ने अटैक नहीं किया। बट इसके बाद तैमूर लंग ने जब अटैक किया तो 1398 तक खत्म, इसका एंड खत्म। फिर पूरा कंट्रोलेशन तैमूर लंग ले लेता है, और तैमूर लंग के बाद जो रहता है यहाँ तक जो है, फिर तो कुछ सालों तक जो है 1412 तक ये अपना अंडर कंट्रोल में वहीं रह जाता है। तैमूर लंग चला जाता है, और ये कुछ अपनी वहां पर जितने अपने जो रूलर होते हैं और जितने भी सारे स्लैब थे यहाँ पे लगा जाता है। फिर इसके बाद जो है कहानी यहाँ तक खत्म होती है। अब जो है सैयद डायनेस्टी आएगी, जो सैयद डायनेस्टी जो थी तैमूर लंग ने ही यहाँ पे छोड़ के गया था, फिर वो कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे जाके हमारी जो है जो पूरी जर्नी थी जो हमारी तुगलक डायनेस्टी की हम लोगों ने पढ़ी, आई होप आपको समझ में आई होगी, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ी। देखो मैं आपको बता दूं, तो हम लोगों ने जो तुगलक डायनेस्टी खत्म किया है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, और जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, गयासुद्दीन तुगलक देखा, मोहम्मद बिन तुगलक देखे, फिर फिरोज शाह तुगलक देखा, लास्ट में हमने नसीरुद्दीन मोहम्मद देखा। तो 4 रूलर पढ़े, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आई होप आपको बड़ा ही मजा आया होगा। मैं जानता हूँ हिस्ट्री आसान नहीं है, और हिस्ट्री में समझ में नहीं आता क्या पढ़ना चाहिए, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो सभी को पता है यार, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको करना क्या है, जब आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस करनी की प्रैक्टिस, जितने सारे आप प्रैक्टिस लगाओगे उतने ही ज्यादा आपको बनेगा क्वेश्चन। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे जय हिंद साथियों।